नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कहानी अनबॉक्स। मैं हूँ मीशू। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी मंजली दीदी। अब तक कहानी के 3 भाग हो चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं कहानी का चौथा भाग। देवरानी और जेठानी में इस ढंग की गाली गलौज और कोसाकाटी अनेक बार और अनेक तरीकों से हो चुकी थी, लेकिन आज हेमांगिनी अस्वस्थ थी, इसलिए बर्दाश्त न कर सकी। उठकर खिड़की के पास आ खड़ी हुई और बोली, जीजी इतना ही कहकर चुप क्यों हो गई? शायद भगवान ने अभी तक तुम्हारी पुकार ना सुनी हो। थोड़ी देर और हमारे स्वर्नाश की कामना करो। जेठ जी घर आए, वह सुन ले, तब तक वह भी आ जाएं और वह भी सुन ले। अगर इतने में ही तुम थक कर चुप हो जाओगी तो काम कैसे चलेगा? कादम्बरी तत्काल झटपट आंगन में आ गई और सिर ऊपर उठाकर चिल्ला उठी, मैंने क्या किसी सत्यानाशी का नाम लिया है? हेमांगिनी ने बड़े संत स्वर में कहा, भला तुम किसी का नाम क्यों लेने लगी जीजी? नाम लेने का अधिकार तुम्हें है ही नहीं, लेकिन क्या तुम यह समझती हो कि दुनिया में केवल एक तुम ही सियानी और समझदार हो और बाकी सब बेवकूफ़ है? ठोकर मारकर किसका सिर तोड़ रही हो, या क्या कोई समझता नहीं? अब कादम्बनी ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और खूब मुंह बिचका बिचका कर हाथ पैर नचा नचा कर कहना शुरू कर दिया, भले ही कोई समझ ले, जिसका दोष होगा उसी को तो बुरा लगेगा। और फिर क्या तुम यही सारी बातें समझती हो? मैं नहीं समझती। जब किशन आया था तो 2 चाटे खाकर नहीं करता था, जो कहती थी चुपचाप वही करता था, लेकिन आज दोपहर को किसी ताक पर जवाब दे गया। जरा पूछ कर देखो इस प्रसन्न की माँ से। और फिर दासी की ओर उंगली से इशारा कर दिया। प्रसन्न की माँ ने कहा, हाँ मंजली बहू, यह तो ठीक है। आज दोपहर को जब वह भात छोड़कर उठ खड़ा हुआ तब मालकी ने कहा, जब इस भात के लिए बिना यमराज के घर जाना पड़ेगा तब इतनी अकड़ किस लिए? इस पर वह कह गया, अपनी मंजली बहन के होते हुए मैं किसी से नहीं डरता। कादम्बनी ने बड़े गर्व से कहा, अब तो मालूम हो गया। बताओ किसके बल पर उसे इतनी अकड़ है? देखो मंजली बहू, आज मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, तुम उसे बार बार मत बुलाया करो। भाई बहन के बीच में तुम मत पड़ो। हेमांगिनी ने फिर कुछ नहीं कहा। एक केचुए ने भी सांप की तरह कुंडली मारकर काटा है, यह सुनकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह खिड़की के सामने से हटकर सोचने लगी कि कितनी भारी अत्याचार को सहते रहने के बाद उस मासूम बच्चे के द्वारा यह संभव हुआ होगा। हेमांगिनी का सिर भारी हो गया और ज्वर मालूम होने लगा, इसलिए वह असमय ही पलंग पर बेजान सी पड़ गई। उसके पति कमरे में आए और उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही गुस्से में भरकर कहने लगे, आज भाभी के भाई के बारे में क्या झगड़ा खड़ा कर बैठी हो? किसी के मना करने पर भी सुनोगी नहीं, और चाहे जिस अभागे दरिद्र के पीछे कमर बांधकर खड़ी हो जाओगी। मुझसे यह आए दिन का बखेड़ा सहा नहीं जाता। आज भाभी ने नाहक ही मुझे 10 बातें सुना दी। हेमांगिनी ने थकी थकी आवाज में कहा, तुम्हारी भाभी हक की बात ही कब कहती है, जो आज ही नाहक 10 बातें सुना दी? नहीं, आज तो उन्होंने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। मैं तो तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ। उस बार घर के ग्वाले के बारे में भी ऐसा ही किया था। मोती कुमार के भांजे का इतना अच्छा बाग तुम्हारे कारण ही मुट्ठी से निकल गया। उल्टे पुलिस को चुप करने के लिए गांठ से 100 रुपये देने पड़े। क्या तुम अपना भला बुरा भी नहीं समझती? आखिर तुम्हारा स्वभाव कब बदलेगा? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और अपनी पति के चेहरे की ओर देखकर बोली, मेरा स्वभाव तो मरने पर ही बदलेगा, इससे पहले नहीं। मैं भी माँ हूँ, मेरी गोद में भी लड़के बच्चे भी हैं और ऊपर भगवान है। इससे अधिक मैं बड़ों की शिकायत करना नहीं चाहती। मेरी तबीयत खराब है, इस समय मुझसे बकझक मत करो, जाओ। यह कहकर वह चादर खींचकर करवट बदलकर लेट गई। विपिन को और अधिक तर्क वितर्क करने का साहस नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन अपनी पत्नी और विशेष रूप से गले पड़ी बला अभागे किशन से बहुत ही चिढ़ गए। दूसरे दिन खिड़की खोलते ही मांगनी के कानों में जेठानी के तीखे स्वर की झनकार पड़ी। वह पति से कह रही थी, यह लड़का कल से ही भागा हुआ है, तुमने उसकी बिल्कुल ही खोज खबर नहीं ली है। पति ने उत्तर दिया, चूल्हे में चला जाए, खोज खबर लेने की जरूरत ही क्या है। पत्नी मोहल्ले भर को सुनाती हुई बोली, अब तो निंदा के मारे इस गांव में रहना ही कठिन हो जाएगा। हमारे यहाँ दुश्मनों की भी कमी नहीं है। अगर कहीं गिर पड़कर मर मरा गया तो कह देती हूँ, छोटे बड़े सबको जेल खाना जाना पड़ेगा। हेमांगिनी ने सारी बातें समझ ली और खिड़की बंद करके एक लंबी सांस लेकर दूसरे कमरे में चली गई। दोपहर के समय वह रसोई के बरामदे में बैठी खाना खा रही थी कि सामने से चोरों की तरह दबे पांव किशन आ खड़ा हुआ। उसके बाल रूखे थे और मुंह सूखा था। हेमांगिनी ने पूछा, कहाँ भाग गया था रे किशन? भागा तो नहीं था, कल शाम के बाद दुकान पर ही सो गया था। जब नींद खुली तो देखा आधी रात हो गई है। मंजली बहन, भूख लगी है, जा उसी घर में जाकर खा, कहकर हेमांगिनी खाना खाने लगी। लगभग 1 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहने के बाद जब किशन जाने लगा तो हेमांगिनी ने उसे बुलाकर बिठाया और रसोईदारिन से उसे उसी जगह पर भात परोसने के लिए कहा।
किशन अभी आधा ही खा पाया था कि बाहर से उमा घबराई हुई आई और उसने इशारे से चुपचाप बताया कि बाबूजी आ रहे हैं। लड़की का भाव देखकर माँ को अचंभा हुआ। आते हैं तो तू इस तरह घबरा क्यों रही है? उमा किशन के पीछे खड़ी थी। उसने उत्तर में किशन की ओर इशारा किया और आंखें और मुंह मटकाकर इशारों से बताया कि वह खा जो रहा है। किशन ने कौतूहल से अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ ली और बड़ी उत्कंठा से उसके शांकित चेहरे के संकेत को देखा। पल भर में ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके मन में कितना डर पैदा हुआ यह तो वही जाने। मंजली बहन, जीजाजी आ रहे हैं, उसने कहा और भात की थाली छोड़कर रसोई घर के दरवाजे की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी उमा भी एक और भाग गई। मकान मालिक के आ पहुंचने पर जैसा आचरण चोर किया करते हैं, ठीक वही आचरण उन्होंने किया। पहले तो हिमांगिनी ने हैरान होकर एक बार इधर और एक बार उधर देखा, फिर थकी सी दीवार के सहारे झुक गई, जैसे लज्जा और अपमान का तीर उसके कलेजे में इस पार से उस पार हो गया हो। तभी विपिन आ गए और सामने ही पत्नी को इस तरह बैठी देखकर पास आकर बेचैनी से पूछने लगे, यह क्या, खाना सामने रखकर इस तरह क्यों बैठी हो? हिमांगिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। विपिन ने और भी उत्सुकता से पूछा, क्या फिर बुखार हो गया है ललित? इसके बाद उसकी नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें आधा भात पड़ा हुआ था। पूछा, इतना भात थाली में छोड़कर कौन उठ गया? हिमांगिनी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, उस घर का किशन खा रहा था, तुम्हारे डर के मारे किवाड़ की आड़ में छिप गया है। क्यों? क्यों सो तुम अच्छी तरह जानते हो, और केवल वही नहीं, तुम्हारे आने की खबर देकर उमा भी भाग गई है। विपिन ने मन ही मन समझ लिया कि पत्नी की बातें टेढ़े रास्ते जा रही हैं, इसलिए उन्होंने सीधे रास्ते पर जाने के लिए हंसते हुए कहा, आखिर वह किस डर से भागी? हिमांगिनी ने कहा, क्या जानूं, शायद माँ का अपमान अपनी आंखों देखने के भय से भाग गई हो। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, किशन पराया लड़का ठहरा, वह तो छिपेगा ही, लेकिन पेट की लड़की तक यह विश्वास नहीं कर सकी कि माँ को इतना भी अधिकार है कि वह किसी और को एक कौर भात भी खिला सके। अब विपिन ने समझा कि मामला सचमुच बिगड़ गया है, कहीं आगे बढ़कर उग्र रूप धारण न कर ले, इसलिए उन्होंने इस वियोग को एक साधारण मजाक में बदलकर आंखें मटकाकर और गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कोई भिखमंगा आए तो उसे भीख तक देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, इन सब बातों को जाने दो, कल से तुम्हारे सिर में फिर दर्द तो नहीं हुआ? मैं सोचता हूँ कि शहर के केदार डॉक्टर को बुलवा लूँ, और नहीं तो एक बार फिर कलकत्ता। रोग और इलाज का मशवरा यहीं रुक गया। हिमांगिनी ने पूछा, तुमने उमा के सामने किशन को कुछ कहा था? विपिन जैसे आकाश से नीचे आ गिरा। बोले, मैंने कहा नहीं तो। ओह, याद आया, उस दिन शायद कुछ कहा था। भाभी नाराज होती है, भैया बिगड़ते हैं, मालूम होता है। उमा वहाँ खड़ी थी। जानती हो? जानती हूँ, कह कह हिमांगिनी ने बात दबा दी। विपिन के रसोई घर से जाते ही उसने किशन को बुलाकर कहा, किशन, यह 4 पैसे ले ले और जाकर दुकान से कुछ चने मुरमुरे खरीद कर खा ले। भूख लगने पर अब मेरे पास मत आना। तेरी मंजली बहन की इतनी ताकत नहीं कि वह बाहर के आदमी को एक कौर भात भी खिला सके। किशन चुपचाप चला गया। अंदर खड़े विपिन ने उसकी ओर देखकर दांत पीस लिए। 5-6 दिन बाद एक दिन तीसरे पहर विपिन ने झल्लाए हुए चेहरे से घर में कदम रखते ही कहा, आखिर तुमने यह क्या बखेड़ा शुरू कर रखा है? किशन तुम्हारा कौन है जो उस पराए लड़के के लिए दिन रात अपने आदमियों से झगड़ा किया करती हो? मैंने आज देखा कि भैया तक सख्त नाराज हैं। इससे कुछ देर पहले अपने घर में बैठकर कादम्बनी ने अपने पति को सुनाकर और मंजली बहू को निशाना बनाकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर अपशब्दों के जो तीर छोड़े थे, उनमें से एक भी निष्फल नहीं गया। उन सभी तीरों ने हिमांगिनी को छेड़ डाला था और हर तीर ने अपनी नोक से हिमांगिनी के शरीर में इतना जहर भर दिया था कि उसकी आग उसे बुरी तरह जला रही थी। लेकिन बीच में जेठ जी बैठे थे, इसलिए सब कुछ सहने के सिवा उसने बचने और रोकने का उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। प्राचीन काल में जिस तरह यवन युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए गाय को सामने खड़ा करके पीछे से राजपूतों की सेना पर वाणों की वर्षा करते थे, कादम्बनी ने भी मंजली बहू पर आजकल इसी तरह वार किया करती थी। पति की बात से हिमांगिनी भड़क उठी। उसने कहा, कहते क्या है, जेठ जी तक नाराज हो गए हैं? इतने बड़े आश्चर्य की बात पर एकदम तो विश्वास नहीं होता। आप बताओ, क्या करने से उनका क्रोध शांत हो सकता है? विपिन मन ही मन बहुत नाराज हुए, लेकिन अपनी नाराजगी प्रकट करने का उसका स्वभाव नहीं था, इसलिए उन्हें मन का भाव मन में ही छिपाकर सहज भाव से कहा, हजार हो फिर भी बड़ों के संबंध में क्या? बात पूरी भी होने नहीं पाई थी कि हिमांगिनी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, कोई अनजान बच्ची नहीं हूँ जो बड़ों की मान मर्यादा ना समझती हूँ, लेकिन मैं इस लड़के को चाहती हूँ, इसलिए वह मुझे इस पर दिखा दिखा कर उस पर दिन रात अत्याचार करती रहती है। उसकी आवाज़ कुछ नरम हो गई, क्योंकि अचानक जेठ के संबंध में ताना मारकर
यह कुछ सकपका गई थी, लेकिन उसके शरीर में आग लग रही थी, इसलिए क्रोध पर काबू ना पा सकी। विपिन अंदर ही अंदर उन लोगों के पक्ष में थे, क्योंकि एक पराये लड़के के लिए अपने बड़े भाई से बेकार ही झगड़ा करना उन्हें पसंद नहीं था। पत्नी की इस सकपकाहट को देखकर मौका पाकर उन्होंने कुछ जोर देकर कहा, अत्याचार कुछ भी नहीं करते, अपने लड़के को कायदे में रखते हैं, काम धंधा सिखाते हैं। इसमें अगर तुम्हें कष्ट हो तो कैसे काम चलेगा? और फिर वह ठहरे बड़े लोग, जो भी चाहें करे। हेमांगिनी अपने पति की बात सुनकर पहले तो हैरान रह गई, क्योंकि वह इस गृहस्थी को पिछले 15-16 वर्षों से चला रही थी, लेकिन इससे पहले उसने अपने पति में भाई के प्रति इतनी भक्ति भावना कभी नहीं देखी थी। उसके समूचे शरीर में आग सी लग गई। उसने कहा, अगर वह पूज्य हैं, बड़े हैं, तो मैं भी माँ हूँ। अगर बड़े लोग अपना सम्मान आप ही नष्ट कर डालेंगे तो मैं कहाँ से उनकी भरपाई करूंगी? विपिन शायद इसका कुछ उत्तर देना चाहते थे, लेकिन रुक गए, क्योंकि तभी दरवाजे के बाहर किसी ने दुखी आवाज में बड़ी विनम्रता से पुकारा, मंजली बहन। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। विपिन कुछ हंसे, लेकिन उस हंसी में स्नेह नहीं था। पत्नी होठ दबाकर दरवाजे के पास पहुंच गई और चुपचाप किशन के चेहरे की ओर देखने लगी। उसे देखते ही किशन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके मुंह से पहले यही निकला, मंजली बहन, तबीयत कैसी है? हेमांगिनी पल भर में तो कुछ बोल नहीं सकी। जिसके लिए अभी अभी पति पत्नी में इतना झगड़ा हुआ था, अचानक उसी को सामने पाकर झगड़े का सारा क्रोध उसी के सिर पर बरस पड़ा। हेमांगिनी ने धीरे से लेकिन कठोर स्वर से कहा, क्यों, क्या है? तू रोज यहाँ क्यों आता है? किशन का कलेजा धड़क उठा। हेमांगिनी का यह कठोर स्वर उसे वास्तव में इतना कठोर सुनाई दिया कि उस अभागे बालक को यह समझने में देर नहीं लगी कि हेमांगिनी नाराज है। भय, आश्चर्य और लज्जा से उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, देखने आया हूँ। विपिन ने हंसकर कहा, तुम्हें देखने के लिए आया है? इस हंसी ने जैसे मुंह चिढ़ाकर हेमांगिनी का अपमान किया। चोट खाई सर्पनी की तरह एक नज़र पति पर डालकर उसने नजरें फेर ली और किशन से बोली, अब तू यहाँ मत आना, जा। अच्छा, किशन ने इतना कहकर अपने चेहरे पर बिखरी कालिमा को हंसी से ढकने का प्रयत्न किया, लेकिन इससे उसका चेहरा और भी शाह और भद्दा बन गया। वह मुंह नीचा करके चला गया। उस चेहरे की काली छाया अपने चेहरे पर लिए हेमांगिनी ने एक बार पति की ओर देखा और जल्दी से कमरे से निकल गई। कहानी के इस भाग का अंत यहीं पर होता है। आशा है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कहानी के अगले भाग के साथ जल्द मिलते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।